ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की लटकती तलवार ने निवेश को रोका। ना स्टोरेज बढ़ा, ना निर्यात बढ़ी, ना प्रक्रिया उद्योग बढ़े, ना निवेश आया। आज इस लटकते तलवार को खत्म किया है और इसका परिणाम होगा कि किसान को अच्छी कीमत मिलेगी। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुएं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए हैं। अब किसान को तय प्लान के अनुसार वो निर्यात कर सकता है, भंडारण कर सकता है, ये सब सहूलतें उसको मिलेगी। और केवल जब बहुत ही विशेष आपदा होगी, कोई प्राकृतिक आपदा आई या अत्यधिक महंगाई हो गई या कोई युद्ध हो गया, इस तरह का कोई कारण है बड़ा, तो ही ये बंधन फिर लग सकते, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए किसानों की ये मांग 50 साल से थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई थी, आज ये पूरी हुई है। निश्चित किसान इसका स्वागत कर रहे हैं। बाकी दो निर्णय है जिसकी जानकारी तोमर जी देंगे, मैं केवल एक शब्द में उसका उल्लेख करूंगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के बंधन से किसान मुक्त हुआ है। किसान कहीं भी उत्पादन बेच सकेगा, ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है किसान को। और एक वन नेशन वन मार्केट के दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी जानकारी, बहुत अच्छा कानून आज अध्यादेश की चर्चा हुई है। वो अध्यादेश के बारे में अधिक जानकारी जो हम कानून बनाने जा रहे हैं उसकी जानकारी तोमर जी देंगे। एक तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, ज्यादा कीमतों के गारंटी पर कृषि उपज समझौते से बेचने की किसान को अनुमति मिली है। यानी कोई निर्यातक है, कोई प्रोसेसर है, कोई दूसरे पदार्थों का उत्पादक है, तो उसको कृषि उपज दोनों के आपसी समझौता जो होगा उसके तहत बेचने की सुविधा आज मिली है, जिससे सप्लाई चेन खड़ी होगी। भारत में पहली दफा ऐसा कदम उठाया गया है और उसके सारे महत्वपूर्ण पहलू तोमर जी बताएंगे। चौथा एक निर्णय हुआ है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। वी नो द वर्ल्ड सिचुएशन. Industries are thinking to diversify their investments in different localities. So, to ensure that the investment enhance in India, an empowered group of secretaries has been formed. महाराष्ट्र में अब तक का सबसे खतरनाक तूफान निसर्ग रायगढ़ में मुरुड के समुद्र तट से टकराया है। ये तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र तट से टकराया है, जिसकी वजह से न सिर्फ तेज हवाएं चल रही हैं, बल्कि समुद्र तट के आसपास कई पेड़ उखड़ गए हैं, जबकि कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। रायगढ़ में समुद्र के तटीय इलाकों से लोगों को पहले ही हटा दिया गया था, जिसकी वजह से किसी की जान नहीं गई, लेकिन हालात अब भी बेहद खराब हैं। वहीं मुंबई एयरपोर्ट को शाम 7 बजे तक बंद कर दिया गया है, जबकि बांद्रावली सी लिंक को भी बंद किया गया है।
तो नवी मुंबई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर नुकसान पहुंचा है इस तेज हवाओं और बारिश के बाद। कई जगह रास्तों में पेड़ गिर गए हैं और छतों पर जो टिन शेड होते हैं और जो छप्पर होती हैं वो भी उखड़कर इधर उधर चली गई हैं। इतनी तेज हवा थी कि ये छप्पर उखड़ती हुई तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। पेड़ अपनी जगह से उखड़ते हुए से नजर आ रहे थे। 45 डिग्री से ज्यादा झुक गए थे ये पेड़। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं मकानों की छतों का क्या हाल हुआ होगा। जो टिन शेड्स हैं वो कागज की तरह उड़ते हुए नजर आए। इतना भयानक ये तूफान का असर हुआ है क्योंकि वहां पर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हुई है। टकराया ज़रूर तटीय इलाके मुरुड पर है, लेकिन जो रायगढ़ का मुरुड जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन उसका असर बहुत सारे इलाकों में हुआ है जिनका हम आपको जिक्र भी कर रहे हैं, तस्वीरों के ज़रिए समझा रहे हैं कि कितनी भयानक तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त मुंबई से, रत्नागिरी से, रायगढ़ से, सिंधुदुर्ग से। ये वो जगह हैं जहां पर इस तूफान का असर बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कार पर पेड़ भी गिर गया है और ये कार इकलौती ऐसी कार नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुंबई में हिस्से हैं जहां पर पेड़ गिर गए हैं और उनके नीचे दोपहिया वाहन, इस तरह की गाड़ियां आ गई हैं, टैक्सीज आ गई हैं और लगातार बीएमसी ये दावे कर रही है कि हम जल्द इनको बेहतर कर लेंगे, इन पेड़ों को हटा दिया जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि अभी ये सिलसिला कई घंटों तक चलने वाला है। ऐसे में ये कब तक हटेंगे पेड़ जो रोड पर गिर गए हैं, उन्हें हटाना भी एक बड़ी समस्या होगी। वो इस लिहाज से क्योंकि एक दो पेड़ नहीं है, बहुत सारे पेड़ गिरे हैं। तकरीबन कई जगह ऐसी हैं जहां पर पेड़ गिरे हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिन जगहों का मैं जिक्र कर रही थी। रत्नागिरी की तस्वीरें देखिए, तेज हवाएं चल रही है। रायगढ़ में भी वही आलम है। अलीबाग जहाँ से रायगढ़ का मुरुड जो इलाका है वो 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ देखिए तीव्रता क्या है इस हवा की और बारिश की। मुंबई की तस्वीरें जहां पर अभी भी बारिश हो रही है और रत्नागिरी में जहां पर एक जहाज फंस गया था, किनारे पर आ गया था। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ज्योत्सना जुड़ी हुई हैं और साथ ही हमारे साथ विवेक हैं। सबसे पहले मैं रुख विवेक आपका करना चाहती हूँ। उड़ान रद्द की गई है शाम 7 बजे तक, लेकिन साथ ही साथ और कोई अपडेट इस वक्त जो आ रहा हो जो अभी इम्पोर्टेंट हो हमारे व्यूअर्स के लिए? प्रीति, आपको बताना चाहेंगे कि जो बड़ा अपडेट है वो मुंबई एयरपोर्ट से आ रहा है। 2:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट के सारे ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एक बड़ा हादसा होते होते टला है मुंबई एयरपोर्ट पर। जब फेडेक्स का कार्गो विमान बेंगलोर से आ रहा था और मुंबई लैंडिंग करते समय वो ओवरशूट हो गया, यानी कि रनवे से आगे चला गया। वजह बताई जा रही है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम थी और लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से रनवे काफ़ी ज़्यादा गीला और स्लिपरी हो गया था। और लेकिन राहत की बात ये रही कि कोई जान माल का उसमें नुकसान नहीं हुआ। समय रहते हुए उस प्लेन को वहां से हटाकर पार्किंग वे में ले जाया गया है और यही वजह है कि पूरे ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। लेकिन आपको एक और बात बताना चाहेंगे, आज मुंबई से सिर्फ और सिर्फ 19 फ्लाइटों को ऑपरेशन के लिए परमिशन दिया गया था, जिनमें से 13 फ्लाइटें 11-12 बजे तक उड़ चुकी थी। बाकी की जो फ्लाइटें उनको उड़ना बाकी था, यानी कि 7 से 8 फ्लाइट अभी भी अफेक्टेड होंगी। वहीं दूसरी तरफ एक और अपडेट आपको देना चाहेंगे कि जिस तरीके से मुंबई में कोरोना वायरस एक एपिक सेंटर बना हुआ है, 40,000 से ज़्यादा मामले मुंबई में है और उसकी वजह से साइक्लोन की वजह से जो चेंजेस दिए गए हैं उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इस समय हम मुंबई के BKC MMRD ग्राउंड में खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बाकायदा इसे सरकार ने 1000 लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर और हॉस्पिटल बनाया था। इसको बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किया गया था और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस हॉस्पिटल में जितनी जल्दी बनाया गया था उसमें सारे मरीज एडमिट भी हो गए थे। लेकिन साइक्लोन के मद्देनजर रखते हुए जब ये अलर्ट आया कि मुंबई में अफेक्टेड होगा तो सारे मरीजों को आनन फानन में इस हॉस्पिटल से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। तो ये वो नुकसान की तस्वीरें जो अब आना शुरू हो रही हैं धीरे धीरे वो हैं। आशीष का हम रुख कर लेते हैं, रायगढ़ से हमारे साथ विवेक वो जुड़ गए हैं। आशीष, तूफान और बारिश साथ ही तेज हवाएं, सिलसिला वही जारी है? जी, बरसात कुछ देर के लिए रुकी है लेकिन जो तेज हवाएं हैं वो अभी भी जारी हैं। अभी भी जो है स्थितियां जो है वो सामान्य होनी शुरू हुई हैं, क्योंकि बरसात रुक गई है, जो तेज़ हवाएं चल रही थी वो रुक गई हैं। हालांकि रह रहकर जो है हवाएं चल रही हैं लेकिन स्थितियां अब पहले से नियंत्रित हैं। लेकिन इस बीच में चारों तरफ आपको तबाही की स्थिति ही दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि एक 2 मंजिला इमारत गिरी हुई है, एक घर है जिसकी छत पूरी तरह से ढह चुकी है, साथ ही साथ
पेड़ जो है वो अपनी जड़ों से उखड़े हुए हैं। चारों तरफ की स्थितियां गंभीर है। इधर यहाँ दूसरी तरफ का हिस्सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक होटल था, वो भी पूरी तरह से उजड़ चुका है, तबाह हो चुका है। हालांकि अब जो चक्रवात है उसका असर कम हो चुका है, बरसात कम हो चुकी है, लेकिन जो पीछे कहीं ना कहीं तबाही का मंजर चारों तरफ जरूर दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और दिवाकर, आप जरा बताइए, आप जहां पर हैं वहां पर क्या जानकारियां अभी आप देंगे? देखिए प्रीति, थोड़ी सी राहत की खबर यह है कि बारिश थोड़ी हल्की हुई है, लेकिन हवा की रफ्तार जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जुहू चौपाटी पर मैं मौजूद हूँ, मैं एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ कि हवा जो है उसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश हल्की जरूर हुई है, लेकिन उतनी हल्की नहीं हुई है कि ये कहा जाए कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में आ रही है। माना जाए कि जो है हो सकता है धीरे धीरे मुंबई में हालात सामान्य हो जाए, लेकिन बारिश जब तक नहीं रुकेगी और हवा की रफ्तार जब तक नहीं रुकेगी तब तक ये नहीं माना जा सकता कि मुंबई में हालात धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। दूसरी तरफ समुद्र में अब फिर से हलचल, देखिए सामने फिर से हलचल जो है वो मचनी शुरू हो गई है। समुद्र के हलचल की आवाजें भी यहाँ तक आ रही है और लगातार समुद्र का जो पानी है वो अब आगे की तरफ आ रहा है, यानी जो लहरें बन के सामने आ रही हैं वो सीधा आगे की तरफ आ रही है, यानी समुद्र का पानी अब फिर से बढ़ने लगा है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात यह है कि ये जो बारिश है ये रुकनी चाहिए और जो हवा की रफ्तार है वो थमनी चाहिए, तब जाके ये माना जाएगा कि मुंबई में हालात धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। क्योंकि पेड़ों के गिरने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, अगर हवा जारी रही और बारिश जारी रही तो वो लगातार गिरते रहेंगे, इमारतों के गिरने का खतरा बना रहेगा। और ऐसे में अगर ये खतरे की घंटी बनी रहेगी तो फिर जो है ये कहना मुश्किल होगा कि हालात कब तक सामान्य हो पाएंगे और अथॉरिटीज की चिंता जो है वो बढ़ जाएगी। ज्योत्सना, पेड़ गिरने के जो सिलसिले की तस्वीर आप दिखा रही थी, क्या अभी भी वही जानकारी है और ज्यादा पेड़ गिरने के अनुमान भी है जो आपके पास रिपोर्ट है इस वक्त? बिल्कुल सही प्रीति, क्योंकि जब तक ये जो तेज़ बारिश जो है वो भले ही कम हो चुकी है, अभी आप देख सकते हो कि बारिश का इतना ज़्यादा अभी नहीं चल रही है तेज़, लेकिन हवा जो है वो अभी भी थोड़ी तेज़ चल रही है, जिसके चलते पेड़ गिरने का और ख़ास तौर पर होर्डिंग गिरने का जो है वो खतरा अभी भी मुंबई पर है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बारिश जो है कुछ 3-4 घंटे के लिए तेज़ चली थी, 3-4 घंटे में बारिश तेज़ चली, तूफान भी चला, उसमें पेड़ जो है वो गिर रहे थे और ऐसे में कई जगह पे, मुंबई के 4 जगह पे जो है पेड़ गिरा। आप देख सकते हैं पेड़ गिरा है, गाड़ियों का नुकसान हुआ है, 4 व्हीलर का नुकसान हुआ है, 2 व्हीलर का नुकसान। जी बिल्कुल ज्योत्सना, आपकी जो तस्वीरें हैं हम ये पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक, लेकिन विवेक ज़रा ये भी बतला दीजिए, आप बता रहे हैं कि शाम 7 बजे तक अभी हवाई उड़ानों पर रोक लगी हुई हैं, ये तस्वीरें भी साथ साथ में जिक्र करती चलूँ। देखिए किस तरह से जो टिन शेड्स हैं वो उखड़कर नीचे आ जा रहे हैं, नीचे जो दूसरे इमारतें हैं, जो दूसरे घर हैं उन पर ये टिन शेड गिर गए हैं। तो नुकसान सिर्फ टिन शेड उखड़ने तक का नहीं है, उसके बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो टिन शेड जहाँ जाकर रुकेंगे, रफ्तार बहुत तेज है हवाओं की, तो ऐसे में ये कहाँ रुकेंगे ये अभी कह पाना बहुत आसान नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से विवेक क्या कहा जा रहा है, ये तेज रफ्तार जो हवाओं की दिख रही है, बारिश की दिख रही है, ये कब तक थम जाएगी? प्रीति, देखिए जो मौसम विभाग से उनके साफ तौर पे कहना है कि 4:30 बजे तक ये लैंड जो साइक्लोन है लैंडफॉल हुआ है उसका इम्पैक्ट रहेगा। 4:30 बजे के बाद धीरे धीरे कम होगा, लेकिन अलर्ट जो है वो शाम 7 बजे तक है। 7 बजे तक सबको बोला गया कोई घर से बाहर ना निकले, तेज हवा चलेंगी। लेकिन राहत की बात यह है कि 4:30 बजे के बाद जो साइक्लोन का इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जैसा आशीष भी बता रहे थे हमारे संवाददाता जो अलीगढ़ जो ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं कि यहाँ पर जो कुछ देर पहले 110-120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा चली थी वो अब कम हो चुकी है, बारिश कम हो चुकी है। वही हालात मुंबई में भी धीरे धीरे सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बारिश रुक रुक के हो रही है, हवा की जो स्पीड है वो भी कम हो गई है। तो कहना कि आईएमडी ने जो जानकारी बताई थी, जो आधिकारिक रूप में कहा था कि 4:30 बजे के बाद इम्पैक्ट कम होना शुरू होगा, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर पर ये जो रेड अलर्ट है वो शाम 7 बजे तक रखा गया है। क्योंकि प्रीति अमूमन देखा जाता है जब ऐसे साइक्लोन आते हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही मस्ती है, लेकिन तबाही का इंस्पेक्शन किया जाता है। इस इंस्पेक्शन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार इस साइक्लोन की वजह से किन किन जगह पर कितनी तबाही मची है। चलिए विवेक, आशीष से ही समझ लेते हैं जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं। आशीष, 4:30 बजे के बाद ये हवा का जो रुख है वो बदलेगा और बारिश भी थोड़ी कम होगी, यानी कि जो मूसलाधार बारिश की तस्वीरें हम आपके जरिए देख रहे थे, क्या आप वो बदलाव महसूस कर रहे हैं? क्योंकि बमुश्किल 15 मिनट और रह गए हैं 4:30 बजने में। जी, हवाएं तो चल रही हैं लेकिन उतनी तेज नहीं कि जो है वो पेड़ों की जड़ें तक हिला दें।
नौबत जो है वो तबाही की है। जब तेज़ हवाएं चली थी 120 से लेकर 140 किलोमीटर की रफ्तार से, तो उस दौरान ये तबाही का मंजर आपको दिखाई पड़ रहा है। ये वो लोग, गांव के लोग हैं जिनके चीज़ें तबाह हुई हैं। अब वहाँ पे जैसे ही हवा थोड़ी सी रुकी है, वैसे ही लोग अपने चीज़ों को समेटने में जुट गए हैं। कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा होटल था वो बर्बाद हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखिए तो समंदर पे अब लहरें जो हैं वो शांत होती हुई दिख रही हैं और कहीं ना कहीं स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगी। हालांकि प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे जो है वो कहा गया हुआ है कि 7:30 बजे तक का वक्त दिया गया हुआ है कि जिसमें रुक रुक कर बरसात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां अब सामान्य हो चुकी हैं। हालांकि जो 2 घंटे थे तबाही के, उसमें और उन तबाही की तस्वीरों के दौरान जब आप हमारे साथ जुड़ रहे थे आशीष, तो किस तरह से आप वहां पर डटे हुए थे वो भी हमने देखा। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिवाकर आपका, विवेक आपका और साथी ज्योत्सना आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इधर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से विवाद पर कहा कि दोनों देशों के बीच सेना के स्तर पर बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। एक और बड़ा मुद्दा है वो चीन का है। LAC पे ताज़ा हालात क्या हैं? बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय सुन रहा है, हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग आपको इस समय देख रहे हैं। देखिए, भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से कुछ न कुछ बराबर भारत और चीन के बीच में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा वर्ष गुजरा होगा जबकि भारत की सेना और चीन की सेना, PLA जिसे कहते हैं जी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, दोनों के बीच बॉर्डर पर बराबर फेस ऑफ न होता हो, कोई धक्कम धुक्की न होती हो। कभी कभी कुछ ऐसे तनाव भी हो गए हैं कि फायर आर्म्स की भी छीना झपटी भी हो गई है। ऐसे हालात समय समय पर पैदा होते हैं। मैं समझता हूं कि चीन को भी अब इस संबंध में बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि इस विवाद को पूरी तरह से सुलझाया जा सके। अभी स्थिति क्या है? हाल फिलहाल की जो घटना है, यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने भी किया है, पूरा बंदोबस्त किया है। अब आगे नहीं कहना चाहूंगा जी, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले भी जब भी विवाद हुए हैं, चाहे डोकलाम का ही विवाद हुआ, भारत और चीन में मिलिट्री स्तर पर जी और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं, उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि 6 तारीख को संभवतः एक मिलिट्री के बड़े अधिकारियों के स्तर पर भी बात होने जा रही है। इसकी जानकारी आज ही मैंने अपने आर्मी चीफ और सभी लोगों से बातचीत की है, उन्होंने दिया है। तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि डोकलाम में 2017 में हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, हम डट के खड़े रहे थे। इस बारी वो काफी अंदर तक आ गए हैं, ऐसा कई अटकलें लगाई जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। देखिए, भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है जी कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता। बस स्पष्ट नीति है। इससे जिसको जो अर्थ निकालना हो अर्थ निकाल ले। मैं आपके साथ फॉर्मर मिनिस्टर रहे जॉर्ज फर्नांडिस की एक बात आपको याद दिलाता हूं। उन्होंने बोला था भारत का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो चीन है। अब आप रक्षा मंत्री हैं, तब वो रक्षा मंत्री थे। यूं आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी को दुश्मन नहीं जी, मैं यह मानता हूं कि पड़ोसी है जी, पड़ोसी तो हमारा पाकिस्तान भी है जी, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बराबर इधर उधर बाज नहीं आता है। लेकिन भारत, यहां तक सोच का प्रश्न है, भारत की सोच ये बराबर यही रहती है कि हमारी दुनिया के सभी देशों से हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते जी, कोशिश हमारी यही रहती है। लेकिन जी, भारत के स्वाभिमान के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है अथवा भारत के मस्तक को झुकाने की यदि कोशिश करता है तो हमारे अंदर वो कुवत भी है कि हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस तो कहते तो मेरा तो मन करता है कई बार खुद मशीन गन लेके बॉर्डर पे चले जाऊं। नहीं कह सकता जी, मैं स्वयं मशीन गन लेकर जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 7 बजे।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कटकड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिस वक्त 16 जून को कटकड़डूमा कोर्ट सुनवाई कर सकती है। उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़े राजधानी पब्लिक स्कूल केस में क्राइम ब्रांच ने कड़कड़डूमा कोर्ट में एक और चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने इस चार्जशीट में राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैजल फारूक को वहां हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है। पुलिस के मुताबिक हिंसा से ठीक एक दिन पहले आरोपी यूपी के देवबंद में ही गया था, जिसके सबूत उसके मोबाइल फोन से मिले हैं। यही नहीं, पुलिस के मुताबिक इस मामले का निजामुद्दीन मरकज से भी कोई कनेक्शन सामने आया है। चार्जशीट के मुताबिक हिंसा से करने से पहले राजधानी पब्लिक स्कूल की छत पर भारी मात्रा में तेजाब, ईंट, पत्थर, पेट्रोल बम इकट्ठा किए गए थे। आरोप है कि लोहे से बनी एक बड़ी गुलेल की मदद से इनको लोगों पर फेंका गया। आरोप है कि हिंसा करने वालों ने पास के एक स्कूल और एक इमारत में भी आग लगाई थी। हिंसा के इस मामले में पुलिस ने राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैजल फारूक समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया था।